पिछली बार तय हुआ था कि हम आज दुनिया अदब के दूसरे बड़े किरदार हेमलेट पे बात करेंगे। हाँ, मगर दूसरे नहीं बल्कि तीसरे बड़े किरदार पर। हम इन किरदारों की अहमियत के एतबार से बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तीसरा ही सही। अदब में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस ड्रामे को शेक्सपियर का शाहकार मानते हैं। गालबन 1600 या 1601 ईस्वी में उन्होंने ये ड्रामा लिखा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन हम ड्रामे पर नहीं, उस किरदार हेमलेट पर बात कर रहे हैं जिसे शेक्सपियर के हाथों अरूज मिला। और वाकया ये है कि निहायत खूबसूरती से शेक्सपियर ने समाज की नब्ज को समझा। हेमलेट के किरदार में ऐसा क्या है जो ये अजीम किरदार माना जाता है? क्यों सराहा जाता है इसे? अगर सिर्फ किरदार के बुनियादी वस्फ पे बात की जाए तो ये हम सब की शख्सियत का हिस्सा है। हम में से हर एक के अंदर थोड़ा या बहुत हेमलेट मौजूद है। ये इंतकाम की नफ्सियात है, खालिस इंतकाम। हम हर उस शख्स से इंतकाम चाहते हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, हर जालिम से और जाबिर से भी। इसी तरह जाती नौइयत में भी इंतकाम के कई पहलू और दर्जे हैं। हेमलेट इसलिए अजीम है कि इसके जरिए हमारी इस नफ्सियात को बेनकाब किया गया, इंतकाम की नफ्सियात। अच्छा, वाकई मुझे लगा कि हेमलेट का बुनियादी फलसफा टू बी और नॉट टू भी है, यानी जिंदा रहा जाए कि मरा जाए। मैं तो आज तक यही सुनता आया हूँ, तुम कुछ और कह रहे हो। तुम फिर शेक्सपियर के ड्रामे पे चले गए। ठीक है, ये फलसफा शेक्सपियर ही के ड्रामे का है, हेमलेट की जबान से ये कहलवाया गया, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन हम एक किरदार पर बात कर रहे हैं जो सदियों इज्तिमाई लाशऊर में रहा और वक्त की सीढ़ियां चढ़ता इज्तिमाई शऊर में आन ज़हर हुआ। इसे अरूज बिलाशुबा शेक्सपियर ही ने बख्शा है और फिर वो कई नए पहलू भी सामने लाए। लेकिन इस किरदार का बुनियादी वस्फ इंतकाम है जो हम में से हर एक का खासा है। इसीलिए तो हेमलेट हमें पसंद आता है कि चलो हम ना सही, कोई तो हमारी जगह इंतकाम ले रहा है। ठीक। डॉन जुआन बारे हमने बात की थी कि हस्पानवी और अरबी कशमकश के दौरान ये किरदार सामने आया। तो हेमलेट की इब्तिदा कैसे हुई? देखो, करून वुस्ता में यूरोपी ममालिक में ईसाइयत राइज थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बारीकी को कम लोग समझ सके हैं जो निहायत अहम है। वो क्या है? यूरोप में जब ईसाइयत राइज हो चुकी थी, बल्कि अरूज पर थी, तो यूरोप का एक हिस्सा तो जनाब मसीह के इस असूल की तबलीग कर रहा था कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल भी पेश कर दो। लेकिन यूरोप का वो हिस्सा जिसे जर्मन स्कैंडिनेवियन कहा जाता है, वहां बिल्कुल दूसरा असूल लागू था। वहां क्या असूल लागू था? असूल वो भी मुकद्दस इंजील का था, लेकिन मानी में पहले असूल से बिल्कुल मुतजाद। वो ये कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। ये नहीं अगर तुम्हारा दांत तोड़ दिया गया है या आंख निकाली गई है तो तुम भी जवाबन आगे वाले के दांत या आंख निकाल लो। हाँ, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद हैं। बस फिर यूरोप के इन दो मुख्तलिफ इलाकों की नफ्सियात भी इन्हीं असूलों पर परवान चढ़ी। जर्मन स्कैंडिनेवियन ममालिक में इंतकाम को बहादुरी से तशबीह दी जाने लगी, मुआफ करने को बुज़दिली समझा गया। बस इसी खित्ते में ये हेमलेट की नफ्सियात आहिस्ता आहिस्ता पिनपती चली गई और इज्तिमाई लाशऊर में लोक कहानियों की सूरत ये किरदार मजबूत होता चला गया। अच्छा, हाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है। तो हेमलेट का ये किरदार इज्तिमाई लाशऊर से शऊर में पहली दफा कब आया? किसने पहली दफा इसे ढूंढा या लिखा? मालूम तारीख में इस किरदार बारे कहा जाता है कि डेनमार्क के एक तारीखदान, खुदाशनास और अदीब सेक्सो ग्रैम मैटिकस हैं जो 1200 ईस्वी में इस अहम तरीन किरदार को इंसानों के इज्तिमाई लाशऊर से बाहर निकाल कर इज्तिमाई शऊर में लाए। उन्होंने पहली बार इस किरदार को लिखा, उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तब मकामी जबान में इसे हेमलेट कहा जाता। बस फिर एक बार जब नकाब कुशाई हो गई तो इस किरदार को बहुत लोग लिखने लगे। ठीक, हाँ मैंने कहीं पढ़ा कि शेक्सपियर से पहले भी किसी ने इस किरदार पे लिखा और बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि ये शेक्सपियर से भी 4 सदियां कब लिखा गया। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है ये कोई 16वीं ही सदी का अदीब था।
तुम शायद थॉमस कैट की बात कर रहे हो। बिल्कुल, उन्होंने इस किरदार को लिखा और शेक्सपियर से चंद ही बरस कब लिखा होगा, लेकिन थॉमस कैट से भी पहले, चंद साल पहले, फ्रांसीसी लिखारी फ्रांसिस बिलोयर ने भी बहुत आला लिखा। कई लोग लिख रहे थे क्योंकि किरदार शऊर में आ चुका था। किरदार चूंकि लोक दास्तान से अखज़ था, इसीलिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, हर कोई कलम आजमा सकता था। लेकिन शेक्सपियर को लेकर बहुत तनकीद की जाती है। ये भी कहा जाता है कि ऐसा कोई शख्स मौजूद ही न था, या ये कि असल में लिखने वाला पीछे कोई और था, बस शेक्सपियर का नाम था। अब तो शायद 80 के करीब ऐसे मशकूक नाम सामने आ चुके हैं जो मुबैना तौर पर शेक्सपियर थे या हो सकते थे। तुमने ठीक कहा, मशकूक नाम। ये सब नाम मशकूक हैं और मशकूक ही रहेंगे। मैं जानता हूँ ये बहसें चलती रहती हैं, कई सवालात हैं, लेकिन मुहक्किकीन की अक्सरियत इसे साजिशी थ्योरी से ज़्यादा नहीं करतानती। बकवास है ये सब, लेकिन ये बिल्कुल अलहदा मौजू है। नाजरीन चाहेंगे तो हम इस पे किसी दिन तफसीली बहस कर सकते हैं। आज हमें सिर्फ हेमलेट तक महदूद रहना है। हाँ ठीक है, शेक्सपियर को किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो हेमलेट को लेकर आखिर शेक्सपियर ने ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दिया कि उनसे पहले इस किरदार पर लिखने वाले तारीख में कहीं गुम होकर रह गए। आज इस किरदार का नाम सुनते ही जहन में फौरन शेक्सपियर आते हैं। सबसे पहले तो वक्त का इंतखाब। उन्होंने निहायत अच्छे वक्त का इंतखाब किया। शायद इंतखाब भी उनका अपना नहीं था, लेकिन उस वक्त क्या लिखा जाए ये अहम था, और शेक्सपियर ने फैसला किया कि इंतकाम पे लिखा जाए। इंतकाम पे। मैं समझा नहीं, कौन से वक्त का इंतखाब, और इंतकाम ही क्यों? वक्त और इंतकाम का क्या ताल्लुक हुआ, और इंतखाब किसका था अगर खुद शेक्सपियर का नहीं था? ये ड्रामा शेक्सपियर से लिखवाया गया, जेनी ऑर्डर पे तैयार करवाया गया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड का मारूफ थिएटर ग्लोब मुसलसल तनज़ली का शिकार था, अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा था। लोग थिएटर आने की बजाय मुर्गों और कुत्तों की लड़ाइयाँ ज़्यादा शौक से देखते थे। बस तभी इस थिएटर वालों ने शेक्सपियर से ड्रामा लिखने को कहा कि लोग मुतवज्जे हों। यहाँ अलबत्ता शेक्सपियर को बड़ा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने मौजू के लिए इंतकाम की नफ्सियात का इंतखाब किया, क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान जंग हो रही थी। इन दो मुल्कों के दरमियान ऐसी कई जंगें वक्फे वक्फे से जारी रहती। अलबत्ता उन दिनों स्पेन एक मजबूत तरीन फौजी ताकत था और खदशा था कि वो इंग्लैंड के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। बस उस वक्त इंग्लिश आदमी के लाशऊर में जो एक चीज पल रही थी वो था इंतकाम, बस इंतकाम। इसी समाजी नफ्सियात को शेक्सपियर ने खूब पकड़ा। निहायत बारीकी से उन्होंने मौजू का इंतखाब किया, बहुत मुख्तसर वक्त में ड्रामा लिख डाला और फिर लोग जौक दर जौक थिएटर का रुख करने लगे। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मुझे तारीख हमेशा पसंद रही, लेकिन इस ड्रामे को लेकर भी शेक्सपियर पर बतौर मुसन्निफ बहुत तनकीद की जाती है। इस बारे क्या ख्याल है तुम्हारा? जुज़वी तौर पर तनकीद दुरुस्त भी है, कुछ बातें गलत भी हैं। जो तनकीद दुरुस्त है वो क्या है और क्यों है? देखो, एक तो क्लासिकियत का जो बुनियादी असूल है, अरस्तू से जो चला आ रहा है, वो है यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। शेक्सपियर इस असूल के दायरे में खुद को महदूद न रख सके, उन्होंने तोड़ा इस असूल को। यही वजह है कि शेक्सपियर अगले 100-150 साल में लंदन से बाहर शोहरत न पा सके। अलबत्ता वफात के 1-2 सदी बाद वो मारूफ व मकबूल हुए, इसलिए कि क्लासिकियत रूमानियत में बदल रही थी। क्लासिकी असूलों से बाहर भी लिखा जा सकता था और शेक्सपियर लिखते रहे थे। दूसरा, जैसा कि बताया कि ये ड्रामा उनसे ऑर्डर पे लिखवाया गया, उन्होंने बड़ी उजलत और बहुत कम वक्त में इसे लिखा, इसलिए कुछ गलतियां उनसे सरजद हुई जिन पर नकाद बड़ी तफसील से बहस करते आए हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने भी गिरफ्त की है। मुझे एक कौल याद आ गया, न जाने किसका है, कभी पढ़ा था कि हकीकी जीनियस के 2 मसले होते हैं। एक तो ये कि वो अपनी जिंदगी में लूजर होता है, मुकम्मल लूजर। दूसरा ये कि उसे उसके हम जमाना लोग नहीं समझ सकते,
क्योंकि वो कई सदियां आगे की सोच रखता है। शेक्सपियर के साथ शायद यही हुआ। वो जीनियस की इन दोनों तारीफों पर पूरा उतरते हैं। हाँ, ठीक कहते हो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वापस हेमलेट पे आते हैं। तो शेक्सपियर ने तुम्हारी इस्तिलाह में हाइपर टेक्स्ट पैदा करके पहले वाले जितने भी हेमलेट थे उन्हें पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हाइपर टेक्स्ट, या फिर तुम इसे टेक्स्ट पैरासाइट भी कह सकते हो, जो मेजबान को खा जाता है और अपना वजूद बरकरार रखता है। अच्छा, हाँ, ये भी ठीक है। तो हेमलेट की असल नफ्सियात तुमने कहा कि इंतकाम की नफ्सियात है। मैं अपना सवाल फिर दोहराऊंगा, चाहे ये सिर्फ शेक्सपियर के हेमलेट से ही मखसूस हो, फिर भी टू बी और नॉट टू बी आखिर इस कदर मारूफ हुआ कि बाकायदा फलसफा बन गया। क्या राज है इसमें? हाँ, ये बड़ा अहम फलसफा है कि जिंदा रहा जाए या मौत को गले लगाया जाए। यानी इंसान बाज़ औक़ात उस मुश्किल मकाम पे आ खड़ा होता है कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके लिए क्या बेहतर है, जिंदा रहना या फिर मर जाना। हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। इसमें अहम चीज जो नोट करने की है वो ये कि जो इंसान इस स्टेज पे पहुंच चुका होता है, इसका मतलब है कि जिंदगी से वो मुकम्मल मायूस हो चुका, इसीलिए तो मरने की ख्वाहिश जागी। अब सवाल ये है कि वो खुदकुशी क्यों नहीं करता। क्यों नहीं करता? शायद सर पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी असल वजह यह है कि मौत के बाद इंसान किस कैफियत, किस मकाम पे जाएगा, इस बारे उसे मालूम नहीं होता। बेयकीनी की कैफियत होती है, अनसर्टेनली। अगर ये कैफियत ना हो तो बहुत सारे लोग मौत को तरजीह देंगे। यानी मौत के बाद जो भी अच्छा या बुरा इंसान का मुंतज़िर है, अगर वो पूरे सबूत के साथ इंसान को दिखाया जाए और फर्द को यकीन आ जाए कि हाँ, खुदकशी के बाद मेरे साथ ये होने वाला है, तो इम्कान यही है कि वो खुदकशी कर सकता है। ये गैर यकीनी है जो उसे ऐसा कदम उठाने से रोकती है। अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन इससे भी अहम चीज है, वो दूसरी है। वो क्या? वो ये कि अक्सर इंसानों की एक खास नफ्सियात होती है। तबीयत में किसी कदर दीवानगी, जनूनियत और बेवकूफ़ी मौजूद होती है। अब ऐसे लोग जो ख्वाब देखते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और ऐसे बड़े ख्वाबों की ताबीर सिर्फ कोशिश से ही मुमकिन है। अगर आप ख्वाब तो बड़े देखें लेकिन खुद पे मेहनत ना करें, कुछ सीखें ना, तो अंजाम क्या होगा? यही कि ख्वाब टूटेंगे। अब ख्वाब टूटेंगे तो सब कुछ साथ बहा के ले जाएंगे। यही हेमलेट के साथ हुआ। उसका जुनून, उसके बड़े ख्वाब, मगर कोई संजीदा मंसूबा बंदी नहीं, तो बस फिर अंजाम मौत है। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। ये आज भी हमारे मुआशरे का एक गंभीर मसला है। कई नौजवान बल्कि अक्सर खुद को इसी मकाम पे खड़ा पाते हैं। इसीलिए तो ये किरदार अमर है, हमेशा रहेगा, क्योंकि ये हमारे अंदर रह रहा है। बल्कि अगर तुम इंतकाम की नफ्सियात पे गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि अदब और फिल्म में ये इस कदर मौजूद है कि अक्ल दंग रह जाए। तुम सिर्फ बड़े सगीर की फिल्में देख लो, 2/3 फिल्में इंतकाम की नफ्सियात पे बनाई गई हैं। सुल्तान राही का पूरा कैरियर इसी पे खड़ा है। रिसेंटली जो हिंदुस्तान में एनिमल नामी फिल्म को सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कहा गया, क्या है? बाप बेटे का ताल्लुक, दीवानगी और जुनून, और फिर इंतकाम। यही तो हेमलेट है। ये सारा आइडिया हेमलेट से लिया गया है, बस कदरे सस्ती कॉपी कह सकते हो। इसीलिए ये किरदार बड़ा अहम है, निहायत अहम। हम सब में हेमलेट मौजूद है। हम जब ऐसा सफ़ा पढ़ते हैं जहां इंतकाम लिया जा रहा हो, हम स्क्रीन पे हीरो को इंतकाम लेता देखते हैं, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद इंतकाम पे कादिर नहीं होते, जो कि अक्सर हम नहीं होते, तो कम अज़ कम पढ़कर या देखकर खुशी महसूस करते हैं। हमारी नफ्सियात को तस्कीन पहुंचती है, हमारी अना इत्मीनान महसूस करती है। ये निहायत पुरकशिश किरदार है, निहायत। इसीलिए तो अजीम किरदारों में से एक है। द रेस्ट इज साइलेंस।